हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और ये बात आज से लगभग 6 साल पहले की है। मैं और मेरी बहन जब पार्क में टहल रहे थे तब मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने जब अपनी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर से वहाँ पे एक बार फिर चिल्लाने की आवाज़ आई। इस बार मेरी बहन ने भी वो आवाज़ सुनी थी। वो मुझसे बोलने लगी कि यहाँ पे कौन है जो बार बार चिल्लाए जा रहा है भैया। मैंने उससे कहा कि हो सकता है यहाँ पे कोई और भी होगा हमारे अलावा। लेकिन हमने वहाँ पे चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखी, वहाँ पे हम लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। इस पर मेरी बहन ने चिल्लाते हुए बोली, कौन है जो बार बार चिल्लाए जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ दूर आगे एक काले कोट में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। जब वो पीछे पलटा तो उसकी आंखें बिल्कुल खून सी लाल थी। उसका चेहरा ऐसा देखने में लग रहा था जैसे वो इंसान का चेहरा नहीं हो, वो किसी अजीब सा ही भयानक चेहरा था उसका। उसे देखकर तो हम दोनों डर गए थे। लेकिन तभी वो धीरे धीरे हम लोगों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने गौर किया कि उसका चेहरा जैसे काला था और उसकी आंखों की जगह बहुत बड़ी बड़ी काले गड्ढे थे। उसे देखकर तो हम दोनों समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं, ये ज़रूर कोई पिशाच है। मौसम बारिश का था, इसलिए वहाँ पे आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी। उससे तो हम हालांकि ज़्यादा भीग नहीं रहे थे, बस वो होता है ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो वहाँ पे पड़े जा रही थी। अब हम दोनों के अलावा वहाँ पे सिर्फ वो पिशाच था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वहाँ रास्ते में तेज़ हवाएं चली जा रही थी, बादल आसमान में गरज रहे थे, बिजलियाँ चमक रही थी और हम दोनों उस पक्की सड़क के रास्ते भागे जा रहे थे। वहाँ हम लोग अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही होंगे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है पिशाच अब मेरा पीछा करना छोड़ दिया हो। हम वहाँ पे रुक के पीछे देखे, लेकिन मैंने देखा कि वो पिशाच अब भी मेरा पीछा किए ही जा रहा था। भले ही उसकी चाल बहुत मध्यम सी थी, लेकिन उसका शरीर जैसे अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जिस वजह से उसके कदम भी बड़े होते जा रहे थे। उसके शरीर का आकार बड़ा होने के कारण वो अब हमारा पीछा बहुत ही रफ्तार से किए जा रहा था, क्योंकि हमारे कदम 4-5 के बराबर उसका सिर्फ एक कदम होता था। इसलिए शायद वो हमारे और भी ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे थे। हमने फिर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अभी शाम के लगभग 6 ही बजे होंगे, लेकिन आसमान में बादल होने के कारण शायद वहाँ पे अंधेरा छाना शुरू हो गया था। ये रास्ता भी उन पहाड़ियों के किनारे से सुनसान वाले एरिया से निकलता था। इस वजह से वहाँ पे कोई भी गाड़ी और ना ही कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था। हम वहाँ से भागते जा रहे थे, लेकिन तभी हमारे लिए अच्छी बात यह थी कि वहीं रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर था। हम वहाँ से भागकर फट से उस मंदिर में घुस गए। वहाँ पे एक पुजारी जी भी थे, जिन्होंने मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो। मैंने पुजारी जी को अपने साथ घटी वो सारी घटना बताई। तो उन्होंने कहा कि वहाँ वो जो पहाड़ी में सटा वो पार्क है ना, ऐसा माना जाता है कि वो पार्क हॉन्टेड है। वहाँ पे ये बोर्ड भी लगाया गया है, इस पार्क में जाना मना है। शायद तुमने वो बोर्ड नहीं देखी होगी, और वो भी ऊपर से ऐसे मौसम में, और यहाँ पे शाम भी हो चुकी है, इस वजह से शायद तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। इसी वजह से तुम्हें वो पिशाच दिखा है। यहाँ पे वो पिशाच कई लोगों को दिख चुका है, और यही कारण है कि यहाँ आसपास के इलाके में बहुत कम लोग ही तुम्हें नजर आएंगे। पर तुम डरो मत, अब तुम इस मंदिर में आ गए हो, यहाँ पे वो पिशाच नहीं आ सकता। उसके बाद उन्होंने हमारे कलाइयों पर एक लाल रंग का धागा बांध दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अब निश्चिंत होकर घर जा सकते हो, वो पिशाच अब तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर भी हम दोनों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम दोनों अकेले वहाँ से अपना घर जा पाएँ। इसके बाद वो पंडित जी भी हमारे साथ ही हमारे घर तक गए। वो हमारे घर के अंदर भी आए। उसके बाद उन्होंने ये सारी घटना मेरे माता पिता को बताई। तो मेरे माता पिता भी मुझ पर गुस्सा होने लगे। वो कहने लगे कि तुम दोनों बिना बताए कहीं पे क्यों चले जाते हो। मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि शाम के वक्त घर में ही रहा करो, और दिन में भी अगर कहीं तुम्हें जाना हो तो हमें बता कर जाओ। अब हम दोनों भी शर्मिंदा थे, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं ये बात मैंने अपने माता पिता को नहीं बताई थी। इस वजह से वो हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद
हमने उस पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वो पंडित जी भी अब वहाँ से चले गए थे उसी मंदिर में। उस दिन के बाद हम दोनों भाई बहन कभी भी अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाते। तो दोस्तों, इस कहानी का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि हमें कभी भी अपने माता पिता के बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बात अपने माता पिता को बतानी चाहिए, तो हमें ज़रूर वो बात अपने माता पिता के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी और यह घटना भी बिल्कुल सच्ची है। मेरे दादाजी जब जवान थे तब वो गर्मियों के टाइम घर के बाहर वाले कुएं के पास सोया करते थे। एक दिन जब वो सो रहे थे तभी बेचैनी से उनकी आंखें खुली। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में कुएं की दीवार पर बैठा हुआ नजर आया, जो कि अपने सर को घुटने पर रखे हुआ था, जैसा कि मानो वो कोई योगा कर रहा हो। हालांकि मेरे दादाजी इतने भी डरपोक नहीं थे कि वो किसी सफ़ेद कपड़े वाले आदमी को देखकर डर जाए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कौन है बे जो रात में मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वहाँ अपने खाट के पास पड़ी वो लाठी उठाई और वो लाठी उठाकर उसके तरफ बढ़ने लगे। लेकिन मेरे दादाजी जैसे ही उसके तरफ जा रहे थे तो वो सफ़ेद कपड़े वाले आदमी की आकृति जैसे धुंधली होती जा रही थी। वो कोई आदमी नहीं था, वो शायद कोई छलावा था। ये बात मेरे दादाजी उस समय पर नहीं समझ पाए थे, लेकिन तभी वो छलावा, जिसे कि मेरे दादाजी आदमी समझ रहे थे, उस छलावे ने मेरे दादाजी से कहा, रे हरिया, मुझे थोड़ा सा अपना तंबाकू खिलाएगा। दरअसल मेरे दादाजी का नाम हरिया था, जिस वजह से मेरे दादाजी को लगा कि कोई गांव का ही आदमी होगा। इस बात पर मेरे दादाजी अपने जेब से तंबाकू निकालते हुए कहने लगे, यार तू भी, अगर तुम्हें तंबाकू ही खाना था तो तुम्हें इतनी रात में क्या ज़रूरत थी? आखिर इतनी भी क्या तलब तुम्हें लग गई तंबाकू की? अगर तुम्हें इतनी ही तलब रहती है तो खुद खरीद कर रखा करो ना, दूसरे से मांगने के लिए इतनी रात में चले आते हो। वो इतना बोलते बोलते वो तंबाकू अपने हाथों पर घिसने लगे थे, क्योंकि तंबाकू को खाने से पहले बनाया जाता है। इसके बाद वो घिस रहे थे और उसकी ओर देखने लगे। तब मेरे दादाजी ने उसके चेहरों पर गौर किया। उसका चेहरा जैसे पारदर्शी सा था। उसका पूरा शरीर वो सफ़ेद कपड़े में था, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी सा लग रहा था। आसमान में चांदनी वाली रात थी, जिस रोशनी में वो आदमी या फिर वो जो कोई भी था, उसका शरीर पूरा पारदर्शी दिखाई पड़ रहा था, जो कि साफ साफ मेरे दादाजी देख पा रहे थे। दोस्तों, दरअसल मेरे दादाजी को थोड़ा बहुत तंत्र विद्याएँ आती थी। हालांकि वो तांत्रिक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ साल अपने तांत्रिक के साथ बिताए थे। इस वजह से शायद उन्हें भी थोड़ी तंत्र विद्याएँ आती थी। उन्होंने तुरंत भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे दादाजी ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया था, उसके साथ ही वहाँ पे वो जो कोई भी था, भूत प्रेत पिशाच, वो वहाँ से भागना शुरू हो गया। और वहाँ कुएं के पास ही एक बड़ा सा ताड़ का पेड़ था, जिसके ऊपर चढ़कर वो भूत कहीं अदृश्य सा हो गया। हालांकि वो आधा धुंधला धुंधला तो पहले से ही दिखाई पड़ रहा था। अगर वो वहीं पर भी होगा तो मेरे दादाजी को वहाँ उस चांदनी वाले रात में साफ साफ दिखाई नहीं पड़ा होगा। उस दिन के बाद मेरे दादाजी कभी भी उस कुएं के पास सोने नहीं गए, क्योंकि वो थोड़ा सा डर चुके थे। हालांकि वो डरपोक नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये चीज़ें ही ऐसी है कि जिससे अच्छे से अच्छा बहादुर आदमी भी डर जाए। और जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो, उन्हें भी डर तो लगता है, भले ही थोड़ा बहुत ही लगे, लेकिन कुछ समय के लिए वो भी डरता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गांव देहात की 2 सच्ची भूतिया कहानियाँ। आशा करते हैं कि ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको गांव देहात की कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर फैंटेसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है, जो कि काल्पनिक होते हैं, जैसे दूसरी दुनिया की कहानियाँ? तो आप हमें अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं, जिसके आधार पर मैं कहानियाँ लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर आपसे ऐसे किसी मज़ेदार कहानियों के साथ।